हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो जैसा कि आप जानते हैं, कैब एग्जामिनेशन आने वाला है आपका फॉर योर बीआरबीएल, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम विद इन 30 डेज आपका मैक्सिमम पॉसिबल सिलेबस कवर करवाएंगे। सो वील हैव 30 सेशंस। तो आज हमारा पहला सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। व्हाइट मनी कौन सी होती है? जिसका कोई लेजिटिमेट सोर्स होता है, वो आपकी व्हाइट मनी है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया है ताकि इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है उन्हें कॉन्फिस्केट किया जा सके। हमारा बैंकिंग सिस्टम कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मिसयूज ना हो। हमारे जितने भी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर इंटरमीडियरीज हैं जिन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में रिपोर्टिंग एंटिटीज बोला जाता है, उन पे बहुत सारी ऑब्लिगेशंस है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा एनलार्ज कर दिया है और डायरेक्टर के पास पावर्स हैं टू इम्पोज फाइन्स फॉर नॉन कंप्लायंस। अब ये डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर। आपकी बुक में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू का जो डायरेक्टर है उसके पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं इस एक्ट के थ्रू, जिसमें वो नॉन कंप्लायंस पे फाइन्स इंपोज कर सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज पे। डायरेक्टर के पास पावर है, आरबीआई के पास भी पावर है कि वो वार्निंग दे सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटीज को। अगर वो डायरेक्टिव्स नहीं मानते हैं, कोई डायरेक्टिव स्पेशल डायरेक्टिव्स भी दे सकते हैं 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का पर वायलेशन। जो रिपोर्टिंग एंटिटीज है जैसे कि बैंक्स हैं, उन पे फाइन लग सकता है। कौन लगा सकता है? डायरेक्टर एफआईयू इंडिया का, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2012 में काफी सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं। अमेंडमेंट्स ने इस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। तो इसमें ऑथराइज्ड पर्सन जो है अंडर द मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, एक मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम होती है, ये स्कीम लाई गई है ताकि इंडिया में फॉरेन करेंसी का पैसा इजीली आ सके। इजी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम अब्रॉड टू बेनिफिशियरीज इन इंडिया। फॉरेन करेंसी से पैसा इंडिया में आएगा फॉर बेनिफिशियरीज इन इंडिया। तो ये एमटीएसएस, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के थ्रू होता है। तो मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम में जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं वो अब एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं अपने बोर्ड में। अपने बोर्ड में एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो सिर्फ ये चीज का ध्यान रखता है कि क्या हम सारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रूल्स को मान रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी कंप्लाइंस में कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो एक तो पर्सन है जो मनी लॉन्ड्रिंग खुद से करता है, वो तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर फंसेगा ही, उस पे तो धाराएं लगेंगी। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में असिस्ट करते हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग से जनरेटेड पैसा या प्रॉपर्टी को कंसील करते हो, अपने पास रखते हो, एक्वायर करते हो, यूज करते हो, या आप ये जताने की कोशिश करते हो, दिखाने की कोशिश करते हो ये प्रॉपर्टी अनटेंटेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो व्हाइट मनी से जनरेटेड है, तब आप भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ऑफेंस करते हुए माने जाओगे। तो अगर आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर फंसते हो तो आपको 3 साल की मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होती है, जो कि 7 साल तक की हो सकती है, और फाइन भी लगता है अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस। और अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के साथ एनडीपीएस एक्ट भी लग जाता है, नारकोटिक्स वाला, वो भी अगर एक्ट लग जाता है, तो फिर ये मिनिमम जो सजा है 3 साल है और मैक्सिमम फिर 10 साल की भी सजा हो सकती है। उसके बाद जो हमारे रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, यानी कि बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरमीडियरी हैं, उन पे अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत सारी ऑब्लिगेशंस लगती हैं। पहली, उन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जितने भी, अगर हम बैंक की एग्जांपल लेके चलें, जितने भी वो ट्रांजैक्शंस करते हैं उनका डेटा मेंटेन करके रखो। और डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर एफआईयू है, उसको कुछ रिपोर्ट्स इन्होंने भेजनी होती है, वो विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम वो सारी रिपोर्ट्स बना के दो। डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखो कि जो पर्सन है, क्लाइंट है, उसकी आइडेंटिटी क्या है,
इस अकाउंट के कोई बेनिफिशियरी हैं, कोई बेनिफिशियल ओनर्स हैं, उनकी भी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखो, अपने पास डाटा मेंटेन करके रखो। और ये जो भी डाटा है ये आपको कॉन्फिडेंशियल ही रखना है जब तक कि कोई लॉ आपको अदरवाइज स्पेसिफाई ना करे। तो आपको डाटा कितने टाइम तक मेंटेन करना है? कोई भी ट्रांजैक्शन है या कोई भी किसी की आइडेंटिटी का डेटा है तो वो ट्रांजैक्शन के 5 साल बाद तक, या फिर रिलेशनशिप अकाउंट यानी कि कोई क्लोज कर देता है, रिलेशनशिप एंड होने के 5 साल बाद तक मेंटेन करके रखना है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये जरूर पावर है कि वो किसी रिपोर्टिंग एंटिटी को या कोई क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज को स्पेसिफिक किसी ऑब्लिगेशन से हटा सकते हैं कि ठीक है आपको ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोई ऑब्लिगेशन बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे हो, इंटरमीडियरीज को कोई एग्जम्पशन दे दे सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनके लिए एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस है। जब भी कोई बैंक में अकाउंट खुलवाता है उसको कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहां पे एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है। तो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने से पहले, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या होती है ये भी हम देखेंगे। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करने से पहले रिपोर्टिंग एंटिटी को ये ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी जरूर वेरीफाई हो, ऑथेंटिकेट हो अंडर द आधार एक्ट 2016 जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर। अगर आधार एक्ट के थ्रू ऑथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं है तो जो अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं वो लगाए जाएं। और रिपोर्टिंग एंटिटी को ये भी ध्यान रखना है कि जो क्लाइंट है उसकी ओनरशिप, फाइनेंशियल पोजीशन वो चेक करें, उसका सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आ रहा है, क्या है सोर्स ऑफ फंड्स जो आपके पास वो पैसा जमा करवा रहे हैं, किस पर्पस के लिए करवा रहे हैं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, ये सब भी उन्हें चेक करना है हमेशा। ऐसे ही बिना वेरिफिकेशन के आपको स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं करने देनी है। अगर कस्टमर की तरफ से नॉन कंप्लायंस होता है, जो आपका कस्टमर है वो अपने वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है, तो आप फिर एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जहां पे आपको लगता है एज अ बैंक, एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी के इस ट्रांजैक्शन में कुछ सस्पिशियस है, तो फिर आप इंक्रीज कर देंगे मॉनिटरिंग। जो भी आपका बिजनेस रिलेशनशिप है जिस भी टाइप का उस कस्टमर के साथ, मॉनिटरिंग को थोड़ा सा एनहांस कर देंगे। और ऑब्वियसली आप एनहांस ड्यू डिलिजेंस करेंगे और जो भी डेटा है ट्रांजैक्शन का वो 5 साल तक मेंटेन करके रखेंगे। अब स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन जो हमने बार बार वर्ड यूज किया, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? कोई भी कैश विड्रॉल्स हैं, कोई डिपॉजिट्स हैं सर्टेन अमाउंट के, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है स्पेसिफाइड अमाउंट्स की, ट्रांजैक्शंस हैं हाई वैल्यू इंपोर्ट्स की, रेमिटेंसेस की, या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हाई रिस्क माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंडर, ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं। तो वैसे तो ये बहुत ही वेग है यहाँ पे कि सर्टेन अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट। तो अभी हम आगे जब रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस देखेंगे ना, वहां पे हमें ये सर्टेन और स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब समझ आएगा। देखो, अब जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उन्हें डेटा मेंटेन करके रखना है, कैश ट्रांजैक्शंस का डेटा जो उन्हें रिपोर्ट करना है, जो उन्हें रिपोर्ट करना है एफआईयू के डायरेक्टर को। कौन सा डेटा करना है? 10 लाख रुपए तक की या उससे ज्यादा की, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की कोई फॉरेन करेंसी की कैश ट्रांजैक्शन है तो वो एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को रिपोर्ट होगी। कोई सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस है, 1 महीने में अगर उनकी वैल्यू को मिला लिया जाए तो वो 10 लाख की बनती हैं। कोई जानबूझ के हो सकता है कि 10 से कम रख रहा हो, उसको पता हो कि 10 से ज्यादा रखेगा तो वो रिपोर्ट हो जाएगा, तो अगर कंबाइन करके भी 10 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन बन रही हैं तो भी रिपोर्ट की जाएगी। अगर किसी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसीव होते हैं तो वो भी रिपोर्ट किया जाएगा एफआईयू के डायरेक्टर को। कोई फोर्ज या काउंटर करेंसी नोट्स आते हैं कोई भी कैश ट्रांजैक्शन में तो आप वहां पे रिपोर्ट करेंगे एज अ रिपोर्टिंग एंटिटी एफआईयू इंडिया के डायरेक्टर को। अगर कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर होते हैं 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के, और फॉरेन करेंसी में भी होते हैं जिसका इक्विवेलेंट 5 लाख रुपीस बनता है, चाहे इंडिया में ओरिजिन हो चाहे इंडिया उन फंड्स की डेस्टिनेशन हो, उन्हें भी रिपोर्ट किया जाएगा। और ये कब तक रिपोर्ट करना है? जैसे मान लो जून मंथ की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें जुलाई के 15th तक आपको रिपोर्ट करना है। जुलाई की जो ट्रांजैक्शंस हैं आपको अगले महीने की 15 तारीख तक यानी कि अगस्त 15 तक आपको रिपोर्ट करना है। अगस्त 15 अब छुट्टी वाला दिन है तो अगस्त 14 को आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मंथली रिपोर्ट्स होती हैं।
फिर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स की जो रिपोर्ट है, चाहे वो कैश में हो चाहे नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हो, कोई भी डिपॉजिट है, कोई विड्रॉल है, कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, कोई डीमैट में ट्रांजेक्शन है, कोई पेमेंट ऑर्डर है, कोई डिमांड ड्राफ्ट है, वायर ट्रांसफर है, किसी भी टाइप की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई इवन अपने लॉकर में कुछ भी करता है, करने की कोशिश भी करता है, आपको सस्पिशन है, तो उस ट्रांजैक्शन के होने के, सस्पिशन फाइनल होने के 7 डेज के अंदर अंदर आप FIU इंडिया के डायरेक्टर को रिपोर्ट भेजते हो। यहाँ पे वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर कोई परचेज या सेल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसका वैल्यू 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा है, तो वो भी क्वार्टरली रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्वार्टर जैसे पहला क्वार्टर है, पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना होगा उसकी 15th तक डायरेक्टर FIU इंडिया को रिपोर्ट की जानी है। तो जो भी इंफॉर्मेशन रखता है बैंक अपने पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने पास क्या इंफॉर्मेशन रखता है, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, अमाउंट कितना था, करेंसी कौन सी थी, किस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है, पार्टीज कौन थी ट्रांजैक्शन में, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी बैंक अपने पास हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज रखता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, और कई कई जगह पे सेबी इन्वॉल्व होता है, तो जैसे वो बोलते हैं वैसे डेटा मेंटेन रखना है हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज के फॉर्म में। अब हमने जो अभी तक पढ़ा काफी कुछ आपको वेग लगा होगा क्योंकि बुक में बिल्कुल भी क्लियरली नहीं दिया गया है। तो जब हमने AML KYC गाइडलाइंस पढ़ा था PPB के अंदर, तो वहां पे AML KYC गाइडलाइंस के अंदर आपको रिपोर्ट्स बताई गई थी कि मंथली रिपोर्ट्स, ये जो आपके सामने आ रही है ये मंथली रिपोर्ट्स हैं जो FIU इंडिया के डायरेक्टर को भेजनी होती हैं। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है या सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस हैं मंथ में जो मिला के 10 लाख रुपए की बनती हैं, तो वो FIU इंडिया को रिपोर्ट बना के भेजनी है, जिस रिपोर्ट को कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बोला जाता है। जो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट है वहां पे 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की वैल्यू का जहां पे वायर ट्रांसफर है उसकी रिपोर्ट बना के भेजनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की वैल्यू का पैसा रिसीव होता है, उसकी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बना के भेजनी है। कोई भी आपको काउंटर करेंसी नोट्स रिसीव होते हैं उसकी काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट बना के भेजनी है। ठीक है, तो अगर आपको पिछली स्लाइड्स वाला नहीं समझ आ रहा तो यहां से समझ लेना आप। ये रिपोर्ट्स कब बना के भेजनी है, मंथ खत्म होने के बाद अगले महीने की 15 तारीख तक ये रिपोर्ट्स भेजनी है। और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के डायरेक्टर को उस ट्रांजैक्शन के होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको भेजनी है। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है चाहे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ क्लाइंट्स आइडेंटिटी। तो देखो जो भी बैंकिंग कंपनीज हैं उन्हें हमेशा अपने क्लाइंट से कुछ वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनका एड्रेस, उनके बिजनेस का क्या नेचर है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सब उन्हें पता करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह जानने की क्यों जरूरत है, क्योंकि उनको रिस्क कैटेगरी असाइन करनी होती है कि हाई रिस्क कस्टमर है, मीडियम रिस्क कस्टमर है या फिर लो रिस्क कस्टमर है। ओके, तो अब जितना हो सके पहले तो अकाउंट ओपन होने से पहले पहले सारी वेरिफिकेशन करो। अगर उस टाइम पे इमीडिएटली वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो एकदम से अकाउंट खुलने के बाद या ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने पे आपको वेरिफिकेशन करनी ही करनी है, इसको ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर एक इंडिविजुअल है तो उसका एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट OVD का कॉपी चाहिए, उसके परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स, करंट एड्रेस का डिटेल्स चाहिए, वो कौन सा नेचर है उसके बिजनेस का, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सब हमने PPB में डिटेल में पढ़ा था। फिर अगर कंपनी है तो कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बैंक मांगता है अकाउंट ओपन करने से पहले, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई रेजोल्यूशन है या अगर किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, और जो पर्सन एक्चुअली कंपनी की तरफ से अकाउंट ऑपरेट करेंगे उनका भी वेरिफिकेशन होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट खोलना है तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका पार्टनरशिप डीड, उसका OVD चाहिए उस पर्सन का जो ट्रांजैक्शंस करेगा पार्टनरशिप फर्म की तरफ से। अगर आपका जो क्लाइंट अकाउंट है वो ट्रस्ट का अकाउंट है तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट की डीड, और जो पर्सन फिर एक्ट करेंगे जो ट्रांजैक्शंस करेंगे OVD। हमेशा बेनिफिशियल ओनर्स जो होते हैं ना, बेनिफिशरीज जो होते हैं अकाउंट के, उनका भी OVD
उनका लेना पड़ता है, उनका केवाईसी भी होता है साथ में। अगर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का अकाउंट खोलना है, तो जो भी उस एसोसिएशन को मैनेज करने वाली बॉडी है उसका रेजोल्यूशन चाहिए बैंक वालों को। अगर किसी के पास उस ऑर्गेनाइजेशन में पावर ऑफ अटर्नी है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट बैंक मांगे जिससे कि इस अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का लीगल एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश हो सके, वो सारे रिकॉर्ड्स बैंक मांग सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मांग सकता है। तो मेन पर्पस क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, कि इतना डेटा मेंटेन करके रखो, इतने कंप्लायंस करो कि हर एक का सोर्स ऑफ फंड्स, हर एक की आइडेंटिटी हमेशा बैंक के पास रहे, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इधर से उधर ना हो सके। कोई करने की कोशिश करे तो डेटा हमेशा मेंटेन्ड रहे। ठीक है, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन करने के 3 साल बाद पकड़ा जाए, बैंक वालों के पास डेटा रहेगा क्योंकि वो 5 साल तक मेंटेन करके रखते हैं, कुछ कुछ जगहों पे तो 10-10 साल तक मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है। Let's discuss some MCQs related to this topic. So the first question is, under the definition of money laundering, a person is guilty if they are involved in which of the following activities connected with the proceeds of crime. इनमें से क्या मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आएगा? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या मनी लॉन्ड्रिंग होता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। रिपोर्टिंग टू फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, नो। एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ टेंटेड प्रॉपर्टी, अगर आप कोई इलीगल प्रॉपर्टी, टेंटेड प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, पोजेस करते हैं, गवर्नमेंट को उसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो वो आपका मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आएगा। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी सी। Next is, under the Prevention of Money Laundering Act, what is the maximum term of rigorous imprisonment that could be applied to a person involved in a money laundering case? तो money laundering case में maximum कितना सजा हो सकती है? 7 years की हो सकती है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 3 to 7 years, मिनिमम 3 साल की और मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ एनडीपीएस एक्ट भी लग जाए, जो नारकोटिक्स वाला एक्ट है हमारा, ड्रग्स वाले केस में भी आप फंस जाओ और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है, तो फिर मैक्सिमम जो सजा होती है दैट कुड बी 10 years। उस केस के अंदर सिर्फ पीएमएलए लगा है तो 7 years। Which of the following statement is correct regarding the obligations under Section 12 of the Prevention of Money Laundering Act for banking companies, financial institutions and intermediaries? क्या obligations होती हैं? They are required to maintain the detailed record of transactions. तो बिल्कुल सही है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। They must furnish information about certain transactions to the director within a prescribed time, which includes both attempted and executed transactions. तो ये बिल्कुल सही है, attempted executed transactions की कुछ रिपोर्टिंग आपको FIU इंडिया के डायरेक्टर को करनी पड़ती है। जैसे आप कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, ये आपको डायरेक्टर FIU को देनी पड़ती है। डायरेक्टर जहां जहां पे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है वो FIU इंडिया का डायरेक्टर है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस मस्ट बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, नो, नॉर्मली 5 years तक डाटा मेंटेन करना होता है। Record of client identification, documents and business correspondence must be kept for 5 years after the business relationship ends or the account is closed, whichever is later. तो अगर आप जो है किसी बैंक पे अपना अकाउंट भी क्लोज कर सकते हैं, तो उसके बाद भी 5 years तक आपका डेटा मेंटेन किया जाएगा, या बिजनेस रिलेशनशिप एंड होने के 5 साल तक भी आपका जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है बैंक अपने पास मेंटेन करके मिनिमम रखता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो 1, 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका काफी शॉर्ट सा और इजी सा चैप्टर था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।